हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन और आपके एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ये हमारी MPS 008 के पार्ट 4 का वीडियो है। सेम बाकी वीडियोस की तरह हम इसके अंदर भी अपने क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है उसके अंदर आपको रीजनल डिस्पैरिटीज़ बतानी है ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया के अंदर, कि भारत के अंदर कैसे क्षेत्र के हिसाब से रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं और कौन कौन सी डिस्पैरिटीज़ हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ की। इंडिया एग्जिबिट्स सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पाई जाती है अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। भारत के जो अलग अलग रीजन्स हैं वहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु हैव रिलेटिवली हाई पर कैपिटा इनकम। ये जो स्टेट हैं यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाई है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो रखा है। बट वहीं अगर हम इनका कंपैरिजन करें विद द स्टेट्स लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा से, तो वो जो स्टेट्स हैं वो लैग बिहाइंड करते हैं इकोनॉमिकली। दिस डिस्पैरिटी अफेक्ट्स ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे हमने बात की इंडिया की अलग अलग स्टेट में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ कैसे है एज पर देयर पर कैपिटा इनकम एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आर्थिक असमानताएं देखी जाती हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में प्रति व्यक्ति आय और औद्योगिक विकास अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा जैसे जो राज्य हैं वह आर्थिक रूप से पीछे हैं। यह असमानता शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, जीवन स्तर सहित समग्र मानव का जो विकास है उसे प्रभावित करती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशनल डिस्पैरिटीज़ की। देयर आर स्टार्क डिफरेंसेस इन एजुकेशनल अटेनमेंट अक्रॉस स्टेट्स। जो स्टेट्स हैं उनके बीच में एजुकेशनल अटेनमेंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। सदर्न स्टेट्स लाइक केरला, तमिलनाडु हैव हाई लिटरेसी रेट। वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, यानी कि साक्षरता दर, एंड बेटर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। साथ ही साथ वहाँ पे जो एजुकेशन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। वहीं अगर हम नॉर्थ एंड ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें लाइक बिहार एंड झारखंड, वो फेस करते हैं हाई ड्रॉप आउट रेट्स। वहाँ पे जो बच्चे हैं वो विद्यालय नहीं जाते, वहाँ पे विद्यालय से ड्रॉप आउट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। इनएडिक्वेट स्कूल फैसिलिटीज़ एंड टीचर शॉर्टेज है वहाँ पर। राज्य के बीच शैक्षणिक उपलब्धियों में जो स्पष्ट अंतर है, केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में साक्षरता दर अधिक है और बेहतर शैक्षणिक ढांचा है, जबकि बिहार और झारखंड जैसे उत्तरी और पूर्वी राज्यों में उच्च ड्रॉप आउट दर, अपर्याप्त स्कूल सुविधाएं और शिक्षकों की कमी जैसी चुनौतियों का लोगों को सामना करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, ये तो बेसिक सी बात है। देखो, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, एजुकेशन डिस्पैरिटी, तो आप इनके आंसर्स आप बना के भी लिख सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ भी उसमें लिख सकते हो कि कैसे आपको लगता है। आपको क्या लगता है, आपको पता ही है कि कौन से स्टेट्स बेटर हैं और कौन से स्टेट्स ख़राब हैं, कहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल देना है, बस आपको ये ध्यान रखना है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड हेल्थ इंडिकेटर्स वेरी वाइडली अक्रॉस इंडिया। केरला एंड तमिलनाडु हैव बेटर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लोअर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो अगर हम बात करें केरला और तमिलनाडु जैसे जो हमारे स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो काफ़ी बेटर है। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप्ड है, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑल्सो जो लोग हैं उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है बाकी के स्टेट्स के मुकाबले, और लोअर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि जो छोटे बच्चे जो इन्फेंट जो मर जाते हैं उसका रेट भी कम है। वहीं अगर हम कॉन्ट्रास्ट में जाएं तो हम स्टेट्स की बात करेंगे लाइक उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। दे स्ट्रगल विद पुअर हेल्थ केयर सर्विसेज, हाई मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मेल न्यूट्रिशन। यहाँ पे जो माताएं होती हैं बच्चों की और जो आपके शिशु होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे मेल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य सांकेतकों में व्यापक अंतर है। केरल और तमिलनाडु में क्या है, बेहतर स्वास्थ्य सेवा ढांचा, उच्च जीवन प्रत्याशा और कम शिशु मृत्यु दर है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो राज्य हैं वहाँ पे क्या है, खराब स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उच्च मातृ और शिशु मृत्यु दर है और कुपोषण जैसी समस्याएं हैं जिनसे कि ये जो देश है वो जूझ रहे हैं।
इसके बाद हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्पैरिटीज़ की। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड सैनिटेशन इज़ अनइवन अक्रॉस द कंट्री. Urbanized and industrial states have better infrastructure contributing to higher development indices. सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है जैसे कि रोड, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन वगैरह, वो पूरी कंट्री में अनइवन है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है. जो शहरीकृत हैं, मतलब स्टेट्स हैं, शहर हैं, जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है और वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट के जितने भी जो इंडाइसेस होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, हाई हैं. वहीं पे अगर हम बात करें रूरल एंड लेस डेवलप्ड स्टेट्स की, वहाँ पर तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं, जिससे कि उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट की जो प्रोग्रेस है वो रुक जाती है. सो सड़कों, बिजली और स्वच्छता सहित बुनियादी ढांचे का विकास पूरे देश में असमान है. शहरी और औद्योगिक राज्यों में बेहतर बुनियादी ढांचा है जिससे मानव विकास सूचकांक में योगदान मिलता है, लेकिन ग्रामीण और कम विकसित राज्यों में अक्सर बुनियादी ढांचे की कमी होती है जिससे उनके मानव विकास की प्रगति में बाधा आती है. फिर हम बात करेंगे कि जो सरकार है वो कैसे अपनी पॉलिसीज़ से इंटरवीन करती है बाकी स्टेट्स के अंदर. सो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन एड्रेसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़. जैसे कि प्रोग्राम्स की हम बात करें, बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड सर्व शिक्षा अभियान, ये सारे के सारे जो अभियान हैं ये जिन जिन स्टेट्स में इफ़ेक्टिवली लागू हो जाती हैं वहाँ के जो स्टेट्स हैं उनमें डेवलपमेंट हो जाता है. तो क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में सरकारी नीतियों और हस्तक्षेपों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में सुधार का लक्ष्य रखते हैं. हालांकि प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी अभी भी उनकी चुनौतियां बनी हुई हैं. अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 2 की. टॉपिक नंबर 2 में आपको बताना है कि भारत में कम्युनल पॉलिटिक्स जो है वो कैसे राइज हो गई, उसके क्या पैटर्न्स हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भारत का देश है वहाँ पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का राइज हो चुका है. सो इन कंटेम्प्रेरी इंडिया आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजन हैज़ बिकम मोर प्रोमिनेंट. तो पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट बन चुकी है. पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफन अपील टू रिलीजियस आइडेंटिटीज़ टू गार्नर सपोर्ट. जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या करती हैं कि अपने रिलीजन के लोगों से ही क्या कहती हैं, हमें सपोर्ट करो, जिससे कि जो वोट्स हैं वो कंसोलिडेट हो जाते हैं अलॉन्ग कम्युनल लाइंस. दिस ट्रेंड हैज़ इंटेंसिफाइड इन रीसेंट ईयर. और अभी कुछ सालों में ये जो ट्रेंड है कम्युनल वाला, ये तो और ज़्यादा इंटेंस हो गया है विद पार्टीज यूजिंग रिलीजियस सिंबल, रेटोरिक एंड लीडर्स टू मोबिलाइज वोटर्स. सो वर्तमान में धर्म आधारित पहचान की राजनीति अधिक प्रमुख हो गई है. राजनीतिक दल अक्सर समर्थन जुटाने के लिए धार्मिक पहचान का सहारा लेते हैं जिससे सामुदायिक आधार पर वोटों का समेकन होता है. हाल के वर्षों में यह प्रवृत्ति बढ़ी है जिसमें दल धार्मिक प्रतीकों, भाषणों और नेताओं का जो है उपयोग कर मतदाताओं को संगठित करते हैं. कम्युनल पोलराइजेशन हो चुका है. तो कम्युनल पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है कि जो सोसाइटी है वो रिलीजियस धर्म के आधार पे बढ़ जाती है और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का अर्थ है धार्मिक आधार पर समाज का विभाजन, जिसे अक्सर राजनीतिक कथानकों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है. इंसिडेंट्स ऑफ कम्युनल वायलेंस, इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस एंड सोशल मीडिया कैंपेन कंट्रीब्यूट टू डीपनिंग दिस डिवाइड. और अगर हम बात करें जो भड़काऊ भाषण हैं, सोशल मीडिया के अभियान हैं, वो इस विभाजन को और ज़्यादा गहरा कर देते हैं, क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्ट्रस्ट एंड टेंशन बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़, जिसकी वजह से जो कम्युनिटीज़ हैं उनका एक दूसरे पे से विश्वास उठता जा रहा है और उनके बीच में टेंशन्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं. फिर वो लोग क्या यूज़ करते हैं, इलेक्टोरल स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं. जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो कम्युनल इशू को एक तरह का इलेक्टोरल स्ट्रेटजी बना लेती हैं कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे वोट मांग लेंगे, तो ये उनकी स्ट्रेटजी है. कैंपेन्स जो हैं वो फोकस करते हैं, लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं, हिस्टोरिकल जो ग्रीवेंसेस हैं उनको उठा के सामने लेकर आते हैं, पुरानी बातें करने लग जाते हैं, एंड प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट और प्रमोट द इंटरेस्ट. और क्या कहते हैं कि अगर आप हमें वोट दोगे तो हम आपके धर्म को बढ़ावा देंगे, आपके धर्म को प्रोटेक्ट करेंगे, आपके धर्म के रक्षक बन जाएंगे. तो इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कम्युनल इश्यूज़ को
बढ़ावा देती हैं। दिस कैन लीड टू द मार्जिनलाइजेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ होती हैं वो हाशिए पे चली जाती हैं एंड री इन्फोर्स एग्जिस्टिंग प्रेजुडाइसेस, और उनके लिए जो पुराने प्रेजुडाइसेस बने हुए थे। प्रेजुडाइसेस का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें आप पहले से ही किसी के बारे में सोच लो। सपोज़ आपके घर में कल कोई अफ्रीका से व्यक्ति आने वाला है, तो आप क्या सोचोगे उसके बारे में कि अरे वो तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो जो भी चीज़ें आप उसके बारे में सोचोगे, उसके फीचर्स के बारे में, जो भी आपने अफ्रीका के बारे में पहले से सुन रखा है, आप वही सब उसको सोचोगे, उसके रंग के हिसाब से, उसकी भाषा के हिसाब से, उसके रहन सहन के हिसाब से उसको जज करने लग जाओगे। तो ये होते हैं प्रेजुडाइसेस जो हम दूसरों के खिलाफ बना लेते हैं। तो जब माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के खिलाफ क्या होते हैं, प्रेजुडाइसेस बन जाते हैं कि अरे ये तो होते ही ऐसे हैं। राजनीतिक दल कभी कभी अपनी चुनावी रणनीतियों के हिस्से के रूप में सांप्रदायिक मुद्दों का उपयोग करते हैं। प्रचार अभियान धार्मिक भावनाओं, ऐतिहासिक शिकायतों और विशिष्ट धार्मिक समूहों के हितों की रक्षा या बढ़ावा देने का वादों पर केंद्रित हो सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया प्रेजुडाइसिस यानी कि पूर्वाग्रहों को है बल मिलता है इससे। इसके बाद हम बात करेंगे सोशल मीडिया के इम्पैक्ट की। जो सोशल मीडिया है वो कैसे कम्युनल वायलेंस को बढ़ावा देता है। सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं दे हैव बिकम अ सिग्निफिकेंट टूल इन प्रोपेगेशन ऑफ कम्युनल नैरेटिव्स। तो सोशल मीडिया है वो एक तरह का टूल बन चुका है कम्युनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए। सोशल मीडिया पे बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ और प्रोवोकेटिव कंटेंट डाला जाता है, लोगों को उकसाया जाता है, ठीक है, ऑफन लीडिंग टू कम्युनल टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, जिसके कारण कम्युनल टेंशंस जो है वो बढ़ जाती हैं। दीज प्लेटफॉर्म्स आर यूज टू मोबिलाइज सपोर्ट। इन प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाता है लोगों का सपोर्ट जुटाने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए और कम्युनल इश्यूज़ को उठा के लाने के लिए। तो जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं वे सांप्रदायिक कथानकों के प्रसार में एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गए हैं। गलत सूचना, फर्जी खबरें और भड़काऊ सामग्री तेज़ी से फैल सकती है, जिससे अक्सर सांप्रदायिक तनाव और संघर्ष होते हैं। इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग समर्थन जुटाने, विरोध प्रदर्शनों को संगठित करने और सांप्रदायिक मुद्दों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक नंबर 3 की, जिसमें आपको पैटर्न्स ऑफ प्रोटेस्ट मूवमेंट इन इंडिया के बारे में बताना है कि भारत के अंदर जो प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हैं उनके पैटर्न्स क्या क्या हैं, भारत में किस किस टाइप के प्रोटेस्ट मूवमेंट्स होते हैं। सबसे पहले आप इसका ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट बताएंगे और इसका इवोल्यूशन बताएंगे। तो जो प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हैं इंडिया में दे हैव अ रिच हिस्ट्री डेटिंग बैक टू द कॉलोनियल एरा। ठीक है, जब अंग्रेज़ों का हमारे यहाँ पे शासन था, प्रोटेस्ट मूवमेंट जब से ही चलते आ रहे हैं। द फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल लीड बाय फिगर्स लाइक महात्मा गांधी फीचर्स लार्ज स्केल नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। महात्मा गांधी के द्वारा जो भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ चलाए गए स्ट्रगल्स थे वो सारे के सारे कैसे थे, नॉन वायलेंट थे। फिर इंडिपेंडेंस के बाद जो प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हैं ये इवॉल्व हुए टू एड्रेस वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। भारत में विरोध आंदोलनों का एक समृद्ध इतिहास है जो औपनिवेशिक युग से शुरू होता है। महात्मा गांधी जैसे नेताओं द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में बड़े पैमाने पर अहिंसक विद्रोह शामिल थे। स्वतंत्रता के बाद विरोध आंदोलनों के विभिन्न सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए विकसित किया है। अब हम इसमें सबसे पहले क्या बताएंगे, जो पैटर्न्स हैं हम बताएंगे फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में। जो अग्रेरियन डिस्ट्रेस है, कृषि का जो संकट है, उससे लार्ज स्केल जो फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए उतर आए। 2020 और 21 में जो प्रोटेस्ट हुए फार्म लॉज के खिलाफ, उसमें वो लोग क्या बात करते थे, उन्होंने कौन सा इशू उठाया, उन्होंने उठाया मिनिमम सपोर्ट प्राइस का इशू, मार्केट डीरेगुलेशन और फार्मर्स के लाइवलीहुड का इशू उन्होंने उठाया। दीज मूवमेंट्स ऑफन इन्वॉल्व मास मोबिलाइजेशन, सिट इन्स एंड रोड ब्लॉकेड्स। ये जो मूवमेंट्स हैं इनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ये क्या करते हैं, मास को मोबिलाइज कर लेते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, बैठ जाते हैं, धरना देने लगते हैं और रोड्स को ब्लॉक कर देते हैं। कृषि संकट ने भारत में कई बड़े पैमाने पर किसानों के विरोध का नेतृत्व किया। 2020-21 में कृषि कानूनों के खिलाफ हालिया विरोध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, बाजार नियंत्रण हटाने और किसानों की आजीविका से संबंधित मुद्दों को उजागर किया गया था। इन आंदोलनों में अक्सर जन जुटान, धरने और सड़क नाकेबंदी जो है वह शामिल होती है। फिर हम बात करेंगे एनवायरमेंटल मूवमेंट्स की, यानी कि पर्यावरण जो चिंताएं हैं उन्होंने पूरे भारत में कई विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, यानी कि न्यूमरस प्रोटेस्ट को जन्म दिया। मूवमेंट्स लाइक चिपको मूवमेंट इन 1970s एंड द नर्मदा बचाओ आंदोलन इन 1980s एंड 1990s
इनका किस चीज़ पे फोकस था? तो चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो इनका फोकस था फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डैम प्रोजेक्ट्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये लोग किस चीज़, इनका कंसर्न था कि डैम प्रोजेक्ट के कारण जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। ये करते हैं ग्रास रूट एक्टिविज्म एंड लीगल बैटल्स को। 1970 के दशक में चिपको आंदोलन और 1980 और 1990 के दशक में नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे आंदोलन वन संरक्षण, बांध परियोजनाओं के कारण विस्थापन और स्थायी विकास पर केंद्रित थे। इन विरोधों में अक्सर ज़मीनी स्तर पर सक्रियता और कानूनी लड़ाई शामिल होती है। अब हम बात करेंगे सोशल जस्टिस मूवमेंट्स की। मूवमेंट्स एडवोकेटिंग फॉर सोशल जस्टिस सच एज द दलित मूवमेंट्स हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडिया। These movements seek to address caste-based discrimination, untouchability and social equality। ये जो मूवमेंट्स हैं ये किसकी बात करते हैं? जाति आधारित भेदभाव की बात करते हैं, छुआछूत की बात करते हैं और सामाजिक असमानता की बात करते हैं। ये जो प्रोटेस्ट हैं ये रैली निकालते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते हैं। सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन जैसे दलित आंदोलन भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये आंदोलन जाति आधारित भेदभाव, अस्पृश्यता और सामाजिक असमानताओं को संबोधित करने का प्रयास करते हैं। विरोधों में आमतौर पर रैलियां, जागरूकता अभियान और कभी कभी अधिकारियों के साथ टकराव जो है इसमें शामिल होते हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट मूवमेंट्स की। जो स्टूडेंट एक्टिविज्म है हैज़ बीन अ वाइब्रेंट पार्ट ऑफ इंडियाज़ प्रोटेस्ट लैंडस्केप। जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो जागरूक हो गए तो वो क्या है, इंडिया के प्रोटेस्ट लैंडस्केप के लिए वैसे भी बहुत ही ज़्यादा जीवंत हिस्सा है और शुरू से रहा भी है। इश्यूज़ जैसे कि एजुकेशन की पॉलिसीज़, कैंपस गवर्नेंस और नेशनल पॉलिटिक्स जो है वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट को बढ़ावा देती है। मूवमेंट्स लाइक द एंटी मंडल कमीशन प्रोटेस्ट इन 1990s एंड द रीसेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हैव बीन सिग्निफिकेंट स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट पार्टिसिपेशन में इन दोनों एक्ट्स के नाम लिख के आएंगे अपने पेपर के अंदर। तो शिक्षा नीतियों, कैंपस शासन, राष्ट्रीय राजनीति मुद्दों ने छात्र विरोधों को प्रेरित किया। 1990 के दशक में मंडल आयोग विरोध और हालिया नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में महत्वपूर्ण छात्र भागीदारी देखी गई। स्टूडेंट्स मैं अपने आंसर्स में हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको जो रीसेंट का डेटा है वो प्रोवाइड करूँ, ताकि जो एग्जामिनर है जब वो चेक करता है ना तो उसको ये लगता है कि ठीक है भाई, बंदा जो है थोड़ा सा नॉलेज वाला है। तो अगर हम इसमें CAA बता रहे हैं या किसानों के मूवमेंट्स बता रहे हैं तो वो सारे के सारे हालिया मूवमेंट्स हैं। तो ये पॉलिटिकल साइंस है, हमें इसे पॉलिटी की तरह ही पढ़ना होता है, ना कि हिस्ट्री की तरह। ठीक है, तो आपको जो लेटेस्ट डेटा है वो ज़रूर लिख के आना है अपने आंसर में, चाहे आप पुराना वाला लिखो चाहे ना लिखो। अब हम बात करेंगे वुमेन्स मूवमेंट्स की। वुमेन राइट्स मूवमेंट्स हैज़ फोकस्ड ऑन इश्यूज़ सच एज जेंडर इक्वलिटी, सेक्शुअल वायलेंस एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स। जो वुमेन्स हैं उनके इश्यूज़ हमेशा से क्या रही हैं? जेंडर इक्वलिटी की बात करती हैं, सेक्शुअल वायलेंस के खिलाफ बात करती हैं और रिप्रोडक्टिव राइट्स की। वुमेन्स जैसे कि मूवमेंट्स जैसे एंटी डाउरी प्रोटेस्ट, द निर्भया मूवमेंट अगेंस्ट सेक्शुअल वायलेंस एंड द कैंपेन फॉर वुमेन रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स हैव बीन पाइवोटल इन एडवांसिंग वुमेन राइट्स इन इंडिया। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हमने पढ़ी यहाँ पर, ये सारी की सारी जो है वुमेन को राइट्स को एडवांस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो वुमेन्स हैं उनके वो ये सारी चीज़ों की मांग करती हैं। क्या क्या मांग करती हैं? एंटी डाउरी प्रोटेस्ट करती हैं, सेक्शुअल वायलेंस के खिलाफ जाती हैं और रिजर्वेशन को मांगती हैं। तो महिला अधिकार आंदोलनों ने लैंगिक समानता, यौन हिंसा और प्रजनन अधिकार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। महिला विरोध आंदोलन, यौन हिंसा के खिलाफ निर्भया आंदोलन और राजनीति में महिलाओं के आरक्षण के लिए अभियानों जैसे आंदोलन भारत में महिला अधिकारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहे हैं। अब हम बात करेंगे डिजिटल एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ कि जो सोशल मीडिया है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल बन गया फॉर एम्पलीफाइंग प्रोटेस्ट मूवमेंट्स। जो प्लेटफॉर्म्स हैं ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, दे आर यूज्ड फॉर मोबिलाइजेशन, स्पीडिंग अवेयरनेस एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़। दिस हैज़ इंक्रीज द रीच एंड इम्पैक्ट ऑफ प्रोटेस्ट। हाल के वर्षों में डिजिटल और सोशल मीडिया विरोध आंदोलनों को संगठित करने और बढ़ावा देने के लिए शक्तिशाली उपकरण बन गए हैं। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये जागरूकता फैलाते हैं, लोगों को जुटाते हैं। इससे विरोधों की पहुंच और प्रभाव जो है बढ़ रहा है। जो प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हैं इसके वजह से बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसके जो पहले की वीडियोज़ हैं उनका लिंक आपको नीचे कमेंट्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर बाकी के वीडियोज़ को भी देखो और आंसर्स को मेमोराइज़ करो
ताकि जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी हो सके। क्योंकि देखो जो एग्ज़ाम है वो क्या होता है, हमें नहीं पता कि उसमें हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करें। जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस कवर करेंगे उतना ज़्यादा हम उस सब्जेक्ट के बारे में जान पाएंगे। तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ जाए तो आप अपने आप बना के भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है।